सेट नंबर 1, एस के झा सर का सेट नंबर 1 जो सुबह में 6:30 बजे लाइव चल रहा है, ओनली फॉर लाइव चल रहा है। और उसमें जो भी आपके क्वेश्चन आने वाले हैं सिर्फ सीधा तौर पर टकराएगा, ये हम नहीं, ये एस के झा सर ने बोला है। ठीक है सर। और रिवीजन के थ्रू कहे हैं कि सिर्फ रिवीजन करवाना है। ठीक है सर। तो पहला क्वेश्चन ये दिए थे कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है। ऑप्शन घुमा दिया है, आप पढ़ेंगे कि n नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 होता है, लेकिन ऑप्शन में तो -9 है ये नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 10 के पावर -9 अगर रहे तो इसी को 1/10 के पावर में 9 कर सकते हैं, आपका काम बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लेकिन एसके झा सर ने ये कहा कि आप 3 गो इस साइड का नहीं याद रखिए, आपका काम चल जाएगा। और बाद बाकी आपको याद करना है ये सब। 1 माइक्रो या म्यू बराबर 10 के पावर -6 और 1 नैनो बराबर 10 के पावर -9 याद करना है। और 1 टेरा बराबर 10 के पावर 12 और गीगा बराबर 10 के पावर 9 और मेगा बराबर 10 के पावर 6। असर याद करने के लिए कैसे कहे हैं कि जिसके अंत में ए लग जाता है वो प्लस देता है। ठीक है सर। और जिसके अंत में ओ लग जाता, देखिए माइक्रो, नैनो, पिको, ये जिसके अंत में ओ लग जाता है वो पूरा के पूरा माइनस लेता है। ठीक है सर, समझ गए होंगे। और 1 पिको बराबर 10 के पावर -12 होता है। दूसरा क्वेश्चन कहे हैं कि निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की एक समान है। अच्छा, आप पढ़िएगा तो समान भौतिक राशि मात्रा में पढ़िएगा तो समान कार्य एवं ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा और बल घूर्ण का एक ही भौतिक मात्रा इकाई होती है, जबकि संवेग और आवेग का एक ही मात्रा भौतिक इकाई होती है। और चाल और वेग इसका भी भौतिक मात्रा की इकाई समान होती है। यानी इन सब का मात्रक और बीमा समान होते हैं। ठीक है सर। कार्य, ऊर्जा, बल घूर्ण, संवेग, आवेग और चाल और वेग। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर 1 किलोवाट बराबर हम बताते हैं सर, तो 1 किलोवाट बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। तो अच्छा, 2 किलोवाट आवर बराबर 2 से गुना कर देंगे। सेम आपका क्वेश्चन यहाँ है, देखने को मिल जाएगा। 2 किलोवाट बराबर 1 बराबर जानते हैं कि 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। तो 2 किलोवाट आवर बराबर पूछ रहा है, तो आप 2 से गुना कर देंगे तो आपका 7.2 यानी 36 दूनी 72 × 10⁻6 जूल हो जाएगा। अगला, आप जानते होंगे कि P बराबर एम भी होता है, यानी संवेग बराबर एम भी होता है। और काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² होता है। और दूसरा काइनेटिक एनर्जी बराबर p² 2m होता है। आप ये भी जानते होंगे कि W बराबर Fs cos थीटा और Pe पोटेंशियल एनर्जी बराबर Ngh होता है और पावर बराबर mgh/t होता है। अगर आपके थ्रू क्वेश्चन दिया रहे, क्वेश्चन में रहे काइनेटिक एनर्जी से, अगर ये दोनों मान दिया रहे तो काइनेटिक एनर्जी पूछेगा। अगर इसमें और इसमें मान दिया रहे तो आपको काइनेटिक एनर्जी आप किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला अगर आपके 2 दिया रहे तो। एक वस्तु के संवेग की गणना कीजिए जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है और 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। सिंपल, ये दोनों को गुना करने के लिए बोल दिए तो 50 6 5 300, लेकिन मीटर पर सेकंड में है और मीटर पर सेकंड में बी में आंसर है। ठीक है। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है। तब पृथ्वी के सतह पर पलायन वेग के बारे में बात कीजिएगा सर, तो पृथ्वी के सतह पर पलायन वेग लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड में होता है। तो किलोमीटर प्रति सेकंड में होता है, तो आप गौर फरमाइएगा थोड़ी देर तो हम समझा देंगे। पृथ्वी पे कहे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड,
लेकिन चंद्रमा पर पलायन वेग 2.34 किलोमीटर पर सेकेंड होता है मेरे दोस्त, और वही पृथ्वी की सतह पर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अच्छा, अब न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम बता दिए। कहे कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम किस तरह से जानना चाहते हैं, तो ये द्रव्यमान m1 और द्रव्यमान m2 इन दोनों के बीच की दूरी को r से डिनोट किया जाता है। ठीक है सर, r से डिनोट कर दिए। और f बराबर होता है इसका m1 इंटू m2, यानी एक प्रकार से कहें कि f बराबर 1/r², दूरी के स्क्वायर जो है व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। लेकिन इधर f बराबर g, यानी इन दोनों को बीच में दोनों मिला दें तो f बराबर gm1 m2 होता है बटा r²। और g काम क्या करेगा तो भाई, तो g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक काम करता है। क्वेश्चन आता है, समझ जाइएगा आप। f बराबर gm और m/d2 सूत्र में g को क्या कहते हैं, तो g को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। और गुरुत्व के कारण ये तो छोटा g है मेरे भाई, छोटा g है, काम तो मामला गड़बड़ हो जाएगा नहीं याद कीजिएगा तो। यदि दो वस्तु के बीच की दूरी समान दूरी से 6 गुना अधिक हो जाए तो f बराबर क्या होगा, 6 गुना अधिक हो जाए। अच्छा, f बराबर आप जानते हैं दूरी समान दूरी पर f बराबर न्यूटन वाला जानते होंगे कि f बराबर gm1 m2 बटा r²। और कूलम्ब वाला जानते हैं आप, कूलम्ब आवेश बराबर f बराबर k q1 q2 बटा r²। इन दोनों समान है। अब कह रहा है कि 6 गुना अधिक हो जाता है इसका दूरी, तो दूरी r जो है 6 गुना अधिक होगा तो यानी 36 हो जाएगा। तो 1/36 में ना होगा, ऊपर कुछ ना कुछ तो वैल्यू हो ही जाएगा जी। तो 1/36 आंसर आपका हो जाएगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 200 है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। अच्छा, किसी पृथ्वी पर अगर इसका 200 वजन है तो 200 वजन है, आप जानते होंगे कि इसका वस्तु का g बराबर 10 दिया है तो 10 दे देंगे आपको नीचे में, तो 20 kg आ जाएगा। अच्छा, न्यूटन भी आंसर है, न्यूटन भी देखो यहाँ न्यूटन, लेकिन द्रव्यमान क्या है पूछा तो द्रव्यमान kg में न होता है हो। निष्कर्ष गैस के समूह में क्या होता है, एक याद कीजिएगा। फर्स्ट ए क्षारीय धातु को कहा जाता है, सेकंड ए क्षारीय मृदा धातु को कहा जाता है, और 17वां वर्ग के हाइड्रोजन कहा जाता है, और 18वां ए वर्ग के अक्रिय गैस कहा जाता है। लेकिन निष्क्रिय गैस कहिए या अक्रिय गैस कहिए, इनर्ट गैस कहिए, सब समान है। तो 8 के ए मार देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान में रहिए कि फर्स्ट ए क्षारीय धातु, सेकेंड ए क्षारीय मृदा धातु। याद करने का ट्रिक ये है कि क्षारीय मृदा यानी 2 गो है तो मृदा। 17वें वर्ग के लोग को हेलोजन कहते हैं, 18वें को अक्रिय गैस कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्षारीय धातु फर्स्ट ए को हलीना कर रब से फरियाद, दूसरा में बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी, आप याद किए होंगे। हाइड्रोजन आप याद किए होंगे, हाइड्रोजन में ब्रोमीन रहता है, इसके ऊपर क्लोरीन फ्लोरीन रहता है, और नीचे आयोडीन एस्टेनिन रहता है, आप जानते होंगे। और अगला में अक्रिय गैस जानते होंगे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन जानते होंगे। ठीक है सर। इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो अच्छा, गैस का प्रयोग करने के लिए आप 2 तरीके से 3 तरीके से आप दे सकते हैं तोड़ के। पहला तो हीलियम भरा जाता है, तो हीलियम कहाँ भरा जाता है, तो वायुयान टायर में भरा जाता है और गुब्बारा में उड़ाया जाता है। मतलब जो उड़ने लायक होता है वो उसमें हीलियम भरा जाता है। ठीक है सर। और आर्गन कहाँ भरा जाता है, आर्गन बल्ब में या ट्यूब लाइट में भरा जाता है। आर्गन बल्ब में भरा जाता है और ट्यूब लाइट में भरा जाता है। सोडियम भरा जाता है वेपर, जो रोड लैंप बाहर के पोल पे जो जलाया जाता है जिसमें पीला जलता है, उसी में सोडियम जलाया जाता है।
और नियोन तो हमारा इंडिकेटर जलाता है, इंडिकेटर वाला बल्ब जलाता है। तो आंसर हमारा क्या कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन तो होता नहीं है। और हीलियम, हीलियम दूसरी हल्की धातु है, जबकि हाइड्रोजन फर्स्ट हल्की धातु होती है। और हाइड्रोजन के तो बातें नहीं किया गया है, हाइड्रोजन के बातें नहीं किया गया। ऑक्सीजन तो भरते नहीं, इसलिए आपका आर्गन और N2 जिसे भरा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा जाता है? अच्छा, आधुनिक आवर्त सारणी में धातु कहाँ रहता है? अच्छा, ये पीरियोडिक टेबल है, ये देखिए बॉर्डर लाइन है, ये बॉर्डर लाइन है, इसी को हम लोग कहते हैं उपधातु, उपधातु। और इधर देखिए मेटल, रेड कलर से मेटल लिखा हुआ है, यानी धातु लिखा हुआ है, यानी कि धातु इधर है। और अधातु नॉन मेटल इतना है, यानी फिर समझाते हैं, ये क्या है? नॉन मेटल है, ये धातु है। और ये बॉर्डर लाइन जो है उपधातु है। तो कहा कि आपसे कि धातु कहाँ है, तो धातु ई बॉर्डर लाइन से कहाँ है मेरे भाई? तो धातु मिडल लाइन से बाईं ओर है। और ये धातु का, ये उपधातु का काम क्या होता है? ये धातु और अधातु को अलग करना। ठीक है सर। न्यूलैंड्स की तालिका में किसके हाइलोजन के साथ रखा गया था? तो हाइलोजन के साथ अगर हम बात करते हैं तो कोबाल्ट और निकेल ही रखा गया था। और ये लागू न्यूलैंड्स के ऑक्टेट रूल दिया था, और ये 1866 में आया था। कहने का मतलब है कि न्यूलैंड चाचा ने अगर पीरियोडिक टेबल दिए थे तो कैल्शियम तक मान था, कैल्शियम में तक माने हुआ, इसके अंतर्गत खत्म हो गया, नहीं वेरीफाई किया। और न्यूलैंड्स के जो थोरियम तक लागू होता है, थोरियम लास्ट इसका है। ठीक है। अगर न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल दिया था, यानी एक पहले और 8वें तत्व के बराबर होगा, दूसरे 9वें के तत्व के बराबर होगा, तीसरा 10वां तत्व के बराबर होगा। आपका कोबाल्ट और निकेल इज द राइट आंसर। लेकिन पूछेगा कि पहला आवर्त सारणी कौन दिया था, तो मेंडलीफ चाचा ने दिया था, मेंडलीफ चाचा ने पहला आवर्त सारणी दिया था। लेकिन पूछेगा आपसे क्वेश्चन में कि आधुनिक कौन दिया था, तो मोसले चाचा दिए थे। ठीक है सर। NH4 का हॉल 2 SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? अगर गौर से फरमाइएगा तो हम तुमको बता देंगे। NH4 के हॉल 2 SO4 रहे तो सबसे पहले कोष्ट वाला देखेंगे, तो एकरा में एक गो, एकरा में 4 गो, 4 1 5, 4 1 5 और 5 दूनी 10, यानी एकरा में तो 10 गो निकल गया। और एस में 1 गो और इसमें 4 गो, यानी कि 4 गो, 1 गो ई 5 गो, यानी कि 5 गो और, तो 10 5 15, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर आप क्लास किए होंगे इसके जहाँ सर का, तभी इसको समझ में आएगा अच्छा से। हम रिवीजन के मात्र एक जरिया है, रिवीजन करवा रहे हैं। यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है, ले एल्युमिनियम का संयोजकता 3 मैंने मान लिया, और ऑक्सीजन की 2 है, ये भी मैंने मान लिया। सर ये भी बताया थे कि एक दूसरे से मोहब्बत कब होगी, जब एक दूसरे से डिपेंड होगा तो एल्युमिनियम दोनों के ALO लिख देते हैं। तो एल्युमिनियम का 3 है तो एल्युमिनियम का 2 लिखेंगे। ऑक्सीजन का A2 है तो ऑक्सीजन का ऊपर वाला 3 रखेंगे, तो Al2O3 इज द राइट आंसर। यदि एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक मतलब क्या? ना मिले, रासायनिक मतलब ना मिले, ना मिले, ना मिले। अब भौतिक परिवर्तन मतलब मिल जाए, भौतिक परिवर्तन मिल जाए तो भौतिक परिवर्तन, मिल जाए तो भौतिक परिवर्तन, ना मिले तो रासायनिक परिवर्तन। देखिएगा अब कहा इसमें कि किसमें एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, नहीं है, लेकिन नहीं है, रासायनिक नहीं है, इसका मतलब ये भौतिक होगा कोई ना कोई, मतलब मिल जाएगा कोई। एक अंडा पकना, अच्छा अंडा पका देंगे तो मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। केक को बेक बन करना, यानी केक को बेक करेंगे तो फिर केक मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। केला सड़ जाता है, अच्छा सड़ जाएगा तो फिर मिल जाएगा? नहीं। एक आइस क्यूब पिघलना, हाँ बिल्कुल, एक आइस को हम पिघला देंगे तो बाद में फिर जमा देंगे, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अकेले सूत्र रहे, अगर आप जानते होंगे कि अकेले सूत्र रहता, जैसे सोडियम नाइट्रोजन ऐसे रहे तो अकेले सूत्र, यानी उसे तत्व कहते हैं।
और एक से अधिक सूत्र रहे यानी H2O रहे, ACSC3 रहे तो उसको यौगिक कहते हैं। और जिसका कोई माँ कसम सूत्र नहीं है, इसका मतलब हवा, पानी इसका सूत्र नहीं है। हवा पानी का तो H2O होता है, हवा, शरबत, ये सब का सूत्र नहीं होता है, इसका मतलब इसका मिश्रण है। तो यहाँ कहा कि एक शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ मतलब जानते हैं आप, शुद्ध पदार्थ मतलब आप देख लीजिए, चीनी का घोल और दूध और मीथेन और वायु, इसका आप आकलन करेंगे तो इसका कोई सूत्र होता है, लेकिन मीथेन का सूत्र होता है, इसका मतलब ये शुद्ध पदार्थ है। ये सब मिश्रण नहीं होता है तो ये सब अशुद्ध पदार्थ है। ठीक है सर। हवा एक प्रकार है, तो हवा क्या है, तो हवा अगर बात कीजिएगा तो हवा में तत्व होता है और यौगिक होता है, मिश्रण होता है। तो तत्व है तो हीलियम और यौगिक H2O, और जिसका सूत्र नहीं होता है, मिश्रण होता है। तो हवा एक प्रकार से तत्व यौगिक मिश्रण, यानी कि दोनों तत्व है, दो तत्व यौगिक का मिश्रण। डी इज द राइट आंसर। हवा एक प्रकार से क्या है हम लोग बता दिए, शुद्ध मिश्रण। शुद्ध मिश्रण ये भी हमने बताने का काम किया है। जैसे शुद्ध मिश्रण हो गया यानी शरबत, चीनी और पानी ही का होता है। निम्नलिखित में से वैज्ञानिक में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया, तो स्थिर अनुपात को प्रतिपादित जोसेफ प्राउस्ट ने किया है। कौन किया है मेरे भाई, जोसेफ प्राउस्ट। एंटोइन लेवैजियर की बात कीजिएगा तो ये रसायन शास्त्र के पप्पा जी हैं। कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है, तो सबसे ज़्यादा अगर बात कीजिएगा खनिज तो कैल्शियम। हड्डी में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो हड्डी में जो पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फोरेट पाया जाता है, यानी CA3PO4 के हॉल2 पाया जाता है। तो कैल्शियम आपका फर्स्ट आंसर रहेगा और फास्फोरस आपका सेकेंड आंसर रहेगा। तो आपका कैल्शियम इज द राइट आंसर। ठीक है सर। मानव शरीर के सबसे छोटी मांसपेशी क्या है, तो मार दीजिएगा स्टेपीज तो काम गड़बड़ हो जाएगा ये, क्योंकि सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। स्टेपीज क्या है मेरे भाई, स्टेपीज जो है सबसे छोटी हड्डी है। लेकिन पूछा कि मांसपेशी, छोटी मांसपेशी अंश पेशी है। ए इज द राइट आंसर।